यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यस, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने सॉल्व किया क्या? आप बताओ जल्दी से। हाँ जी, सब लोग एकदम अच्छे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। हम्म। ओके। केमो नाचे, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो करें भाई शुरू। आ जाओ। देखो यहां पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि ब्याज दर 16 सही 2/3% है और धन 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो क्या यह कथन सही होगा? आपको यहां पे यह बताना था कि क्या ये स्टेटमेंट सही है ना? क्या जो कथन यहां पे दिए हुए हैं वो सही हैं, यह आपसे बोला गया है। ठीक है, चलो देखो। देखो, ब्याज दर अगर 16 सही 2/3% है तो 5 साल में पैसा दुगना। जितना गुना बोला है उसको हम कम करते हैं, एक तो 2 गुना बोला है तो एक कम करेंगे, और 5 वर्ष बोला है तो 5 वर्ष मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसा तभी हो सकता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो, लेकिन यहां तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/3% है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, 5 साल में पैसा दुगना, बिल्कुल सही है। देखो अब भी सॉल्व किया था। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। अगर 5 साल में पैसा दुगना तो 10 साल में 4 गुना हो जाएगा क्या? अगर 5 साल में पैसा डबल तो 2 गुना है, एक कम करेंगे 5 साल में, तो 10 साल में पैसा क्या हो जाएगा? 4 गुना। 4 गुने को कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। 5 का दुगना 2। तो ये आपका यहां पे नहीं होना है, यानी ये सेटिस्फाई यहां पे नहीं करेगा। या आप यहां पे इसको एक्स ले लो। ऐसे समझो आप कि दुगना बोला है, एक कम करेंगे 5 साल में, तो 10 साल में पैसा 4 गुना होगा। तो 10 साल में पैसा कितना गुना होगा? तो वो तो आपका 3 गुना होगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहां पे आएगा केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट, ओनली सेकंड अलोन इज करेक्ट। ये आपका सही जवाब होगा। आया समझ में? है ना? फर्स्ट और थर्ड गलत है, ओनली सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 110, 110, 110। हम्म। नितिन, आप 50-60% क्वेश्चन कर लो, जीडी के लिए सफिशियंट है। थैंक यू भाई। देखो, 8,400 रुपए की राशि 8.75% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। उसी समय के लिए उसी ब्याज दर पर 9,600 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, ये हो गया 8,400 रुपए की राशि, 8.75% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। उसी समय के लिए उसी ब्याज दर पर 9,600 की राशि पर ब्याज क्या लगेगा? ठीक है, देखो एक बात समझो। 11,046 रुपए थे, जो थे पहले 8,400, 8400 11,046 रुपए बन गए। तो आपको यह देखना है कि यहां पे कितना इंटरेस्ट लगा। तो ये आ गया 46, 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 8 गया 2, तो ये आ गया आपका 2646।
है ना। अब समझना, जब 8,400 रुपए प्रिंसिपल था तो इतना इंटरेस्ट लग रहा था, लेकिन जब 9,600 रुपए प्रिंसिपल हो जाएगा तो इंटरेस्ट क्या लगेगा, ब्याज क्या लगेगा। समझ में आ रही है बात। देखो, आपने इसको उड़ाया 12,784 और 12,896, तो ये क्या आ जाएगा, 7:8, है ना। ये जब 8,400 प्रिंसिपल था तो इतना इंटरेस्ट लग रहा था, यानी 2,646 अगर 7 यूनिट्स के बराबर है तो 8 यूनिट्स बराबर क्या, 8 यूनिट्स के बराबर कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए, इस हिसाब से ये आपसे पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7 से इसको मैंने उड़ाया, 7 से उड़ाया, 7 का 3 गुना, फिर बचेगा आपके पास 5 और 4, 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 7 49, और बचेगा 7 इंटू 8, और इसका मल्टीप्लाई कर दो। 8 और 8 64 का 4 कैरी हो गया 6, 8 इंटू 7 56, 56 में 6 जोड़ा 62 का 2, फिर से 6, 8 तिया 24 और 6 कितना आ गया 30। इस हिसाब से 3,024 रुपए इंटरेस्ट लगेगा अगर 9600 प्रिंसिपल हो जाएगा तो। समझ में आ रही है बात। 8400 पर और 9600 पे इंटरेस्ट का रेशो प्रिंसिपल के हिसाब से ही रहेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेम है। तो अगर 7 के हिसाब से 2646 इंटरेस्ट लग रहा है तो 8 के हिसाब से इंटरेस्ट कितना लगेगा, यह आपसे पूछा गया है। आया समझ में या नहीं आया, यह बताइए। आया। चलिए और आगे बढ़े। देखो, 18210 3 स्कीम्स में लगाना है। एक में 5 इयर्स के लिए, एक में 8 इयर्स के लिए, एक में 4 इयर्स के लिए। तीनों योजनाओं पर साधारण ब्याज की दर 12, 10 और 15 है ना। और हर योजना पे मिलने वाला जो अनुपात है वो 3, 7 और 4 है। तो सी में कितना निवेश किया गया। देखिए एक बात समझना, एक स्कीम ए है, एक स्कीम बी है, एक स्कीम सी है ना। और यहां पे बोला है कि जो धनराशि मिली, यानी जो अमाउंट मिला, वो आपसे बोला गया है कि उसका रेशो 3, 7 और 4 है। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज अपने आप में अगर 100% होती है तो ए बी सी, ए बी 100%, बी भी 100 और सी भी 100। अब पहली वाली स्कीम में 12% के हिसाब से 5 इयर्स, 12% के हिसाब से 5 साल का 60% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी दिस इज 16%। फिर यहां पे 10% के हिसाब से 8 इयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा, सो दिस इज 80%, यह आ जाएगा आपका 180%। और यहां पे 12.5% के हिसाब से 4 साल का ब्याज लगेगा, सो दिस इज नथिंग बट 50%, यानी 150, 150%। क्लियर है बात, है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इसको आप हटा दीजिए, इसका अब हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमें यहां पे पता चल गया कि अमाउंट का रेशो क्या है, हमें पता चल गया कि मिश्रधन का रेशो क्या है ना। अब यहां पे समझिए कि मिश्रधन कितना है, 3 है, जबकि ये कितना है 160% है, तो 100% कितना। लेकिन आप एक काम और कर सकते हो, देखो परसेंटेज 0, परसेंटेज 0, परसेंटेज 0 गया, तो यहां पे अमाउंट 3 है, यहां 7 है,
यहां 4 है, बट ये जो 3 है ये अपने आप में 16 है, ये जो 7 है अपने आप में 18 है, ये जो 4 है ये अपने आप में 15 है ना। तो आप अगर इक्वल रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब इसको आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसा नंबर सोचो जो सबसे कैंसिल हो जाए, तो वो होगा 720। 720 वो नंबर होगा जो सबसे कैंसिल हो सकता है ना। तो 16 से कैंसिल होगा क्या? 16 से अगर हम इसको उड़ाते हैं तो 16 इंटू 4 64, ठीक है, और 16 पंजे 80, तो 45 का 3 गुना कितना? 135। 18 से कैंसिल करा 40 बार तो ये आ जाएगा आपका 280, है ना। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंटू 4 60, और 15 अठे 120, 96, और 96 का दुगना क्या हो जाएगा? 192। सो दिस इज द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल। ये आ गया आपके मूलधन का अनुपात, प्रिंसिपल का रेशो। क्लियर है? अब हम बांट लेंगे। कितना पैसा है हमारे पास? 18210। इसको बांट लो। 5 और 2 हो गया आपका 7, फिर 8 और 9, 8 दूनी 16 और 17, 17 में 3 जोड़ा 20 का 0, कैरी 2, 2 3 4 और हो गया आपका 6, 607 हो रहा है। अब मुझे ध्यान से दिख रहा है कि देखो 6 का 3 गुना, 7 का 3 गुना, यानी एग्जैक्ट कितना गुना है? एग्जैक्ट ये 30 गुना है, 30 टाइम्स है। तो आपसे बोला है सी में कितना निवेश किया? सी का रेशो है 192, सो मल्टीप्लाई दिस बाय 192। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 3 का दुगना हो जाएगा आपका 6, है ना, 9 तिया 27 का 7, तो 5760, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। बी इज दी आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है भाई? इंटरेस्ट को पलट के प्रिंसिपल नहीं बना सकते, नहीं नहीं, यहां पे ऑलरेडी रेशो दिया हुआ है ना। अगर रेशो नहीं देते तो हम उसको पलटते, पर उन्होंने ऑलरेडी अगर रेशो दिया है तो फिर हम नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट लास्ट के क्वेश्चंस हैं, थोड़े लेवल तो रहेगा भाई, मेंस लेवल का क्वेश्चन था ये, थोड़ा दमदार सवाल था। राहुल कुमार बोल रहे हैं हिंदी में समझाया करो। राहुल तुम्हें और कितनी हिंदी चाहिए ये बताओ, यहां क्या इंग्लिश का प्रयोग हो गया ये बताओ। 180 को 180 बोलेंगे ना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 112, 112, पढ़िए अच्छे से। देखो समझ में चीजें तभी आएंगी जब आप रेगुलर रहेंगे, है ना। रेगुलर रहोगे आप कभी शिकायत कर ही नहीं सकते कि समझ नहीं आ रहा। छुट्टी मारोगे भागोगे तो कभी समझ नहीं आएगा आपको, या बीच में से पढ़ोगे। हर चैप्टर को शुरुआत से पढ़ो, रेगुलर रहो, हर चीज बनेगी आपसे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। एक व्यक्ति ने 15 लाख रुपए का निवेश किया। एक हिस्सा सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट में 6% की दर पर निवेश किया, और शेष राशि 2 और 1 के अनुपात में अन्य जमाओं में निवेश किया, 4% और 3% की दर पर। तो वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज कमा रही थी। कुल वार्षिक ब्याज आय 76,000 है। तो सावधि जमा में निवेश की गई राशि क्या थी? यानी फिक्स डिपॉजिट कितने का किया गया?
ये आपसे बोला गया है। और इन्होंने पहले ही बोल दिया कि 15 लाख रुपए हमारे पास टोटल है। एक हिस्सा 6% पे गया और बचा हुआ 2 और 1 के अनुपात में गया, जिसमें 4% और 3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कुछ हिस्से पर 6% मिलेगा, बचे हुए पर 4% और 3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। और टोटल कितना इंटरेस्ट मिला है? टोटल मिला है 76,000। तो इसमें हम बहुत स्मार्ट तरीके से मिक्सचर एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहले तो एक बात समझो, टोटल मुझे मिल रहा है 76,000 इंटरेस्ट ऑन व्हाट? ऑन 15 लाख, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और क्या कर सकते हो? इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 76 अपॉन 15%। हम अगर कहेंगे कि ओवरऑल हम कितना गेन कर रहे हैं, ओवरऑल हमें कितना मिल रहा है, सो द आंसर इज 76 अपॉन 15%। ठीक है। अब देखो, हमारे पास 15 लाख रुपए हैं। कुछ हिस्सा ए में जाएगा, कुछ हिस्सा बी में जाएगा, और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और यहां 2 और 1 का रेशो है। जो बचा हुआ पैसा है उसका रेशो 2 और 1 का है। उसमें भी 1 पर 4% इंटरेस्ट मिलेगा और 1 पर 3% इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। चलो, यहां पे आपने मल्टीप्लाई करा तो 8% आया, यहां पे मल्टीप्लाई करा तो 3% आया, है ना। तो टोटल आपको यहां पे 11% मिल रहा है 3 पर, और यहां पे कितना मिल रहा है 6, और यहां पे कितना मिल रहा है 11/3। ये बात समझ में आई या नहीं? एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, सुनिएगा आप बात ध्यान से। हम्म। ठीक है, देखो भाई, यहां पे तो कंफर्म है कि ए में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6%। ओवरऑल कितना मिल रहा है ये भी मुझे पता है, 76 अपॉन 15%। बी में कितना मिल रहा है ये पता लगाना है। तो बी में 4% और 3%, 2 रुपए पे 4% मिलेगा 8, 3% एक पर मिलेगा 3, टोटल 11% मिल रहा है 3 हिस्सों पर। 11 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल पता चलेगा कि ओवरऑल हमें कितना मिल रहा है। इसलिए हमने 3 से डिवाइड करा, क्योंकि 2 + 1 3 पे कितना, सो दिस इज 11/3। अब एलसीएम ले लो, नीचे क्या है 15 है, 15 है, यहां भी 15 का मल्टीप्लाई, यहां भी 15 का, और यहां भी 15 का। तो देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो देखो, 15 और 6 का मल्टीप्लाई करा 90, 3 से कैंसिल करा 5 बार, तो 11 और 5 हो गया आपका 55, और 15 से 15 चला गया तो यहां पे आ गया आपका 76, है ना। अब डिफरेंस ले लो, इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा? 80 90 यानी 14 का, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा? इनमें होगा 21 का। सो द रेशो इज, 7 से कैंसिल करो, 7 से 3 बार और 7 से 2 बार, सो अनुपात क्या होगा? 3:2। क्लियर है। अब हमें कुछ नहीं करना है, पैसा बांट लेना है। तो टोटल हमारे पास 15 लाख है, 3 और 2 कितना हुआ? 5, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आई? एक की वैल्यू आई 3। एक बराबर अगर 3 है तो आपको क्या करना है? सावधि जमा, सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट में ये है, तो 3 का 3 गुना करो, 9 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा किए गए। आया? हाँ, इसको मैं फिर से समझा रहा हूं, इसको आप अच्छे से समझ लो। जो बी पार्ट है इसमें पैसा है 2 और 1 के अनुपात में, और यहां पे 4% इंटरेस्ट है, यहां पे 3% इंटरेस्ट है। तो 4% 2 रुपए पे 8, 3% 1 पर 3, टोटल 11% मिला कितने पर मुझे 11% ओवरऑल निकालना है ना, कि 11% कितने पर मिला। तो 11% मिला 2 + 1 3 पर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ऑन बी, बी पर। क्लियर है?
बाकी तो मिक्सचर एलिगेशन था, कोई समस्या वाली बात नहीं। एक बार रिवीजन कर लेना आज के क्वेश्चंस, चीजें बन जाएंगी, आपसे चिंता ना करें आप, चीजें बनने लगेंगी, निश्चिंत रहें। रिवीजन करिए, थोड़े सवाल दमदार हैं, समय लगता है, थोड़ा ऊपर से भी जा सकता है। आर्य 5,400 रुपए को 4 साल के लिए और सोनू 7,200 रुपए को 3 साल के लिए निवेश करता है। टोटल इतना इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 और 5 के रेशो में है। अपनी राशि को किस दर पर निवेश किया था, समझना। एक आर्य है और एक सोनू है ना। आर्य ने 5,400 रुपए जमा करे फॉर दी 4 ईयर्स, सोनू ने 7,200 रुपए जमा करे फॉर द 3 ईयर्स, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशो क्या है, 3 और 5। आप चाहें तो इसको 3x और 5x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3x% और यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5x%, है ना। देखते जाना आप। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, 4 तिया 12, 12 इंटू 4 48, 8 4 12 पंजे 60 और 4 64, 648x। यहां पे भी आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15, 15 का दुगना 30 और 15 इंटू 7 105 और 3 हो गया 108, ये आ गया। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 और 5 होते तो इतना इंटरेस्ट मिलता, इतना ब्याज मिलता, है ना। लेकिन रियल में इंटरेस्ट कितना मिला है, ब्याज कितना मिला है, 6912। तो इनको जोड़ो, ये हो गया आपका 8, है ना। फिर ये हो गया 8 4 12 का 2 कैरी 1, 16 और 1 17। इतना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, जबकि रियल में इंटरेस्ट कितना है, 6912। तो क्या ये कैंसिल हो सकता है, देखो 17 चौक 68, 8 चौक 32, 4 बार कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, हो गया काम खत्म। तो आर्य ने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, ये आर्य है, तो आर्य यानी 3x, 3 इंटू 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर आर्य इज 12%, 12%। ऑप्शन बी इज द आंसर, 12% आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हां या ना। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही टफ लग रहे हैं, लास्ट के क्वेश्चन ही टफ होते हैं, तो लगने वाली बात ही नहीं है। मैथ्स फाउंडेशन बैच का मतलब क्या है, फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन, हर चीज झेलनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद तुम जो बन जाओगे तो लोग तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे। 114, 114। हम्म, पढ़ो अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। पहले बाउंसर जाता था, अब 6 पड़ता है, वेरी गुड। जब से मैथ्स बैच लिया है अच्छा महसूस होता है। एक बैंकर एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4,000 रुपए देता है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर X%, दूसरे वर्ष के लिए X+3, तीसरे के लिए X+6 और इसी तरह छठवें वर्ष तक चलेगा। ग्राहक बैंकर को 7,480 रुपए का भुगतान करता है, अपना ऋण चुकाता है, तो X का मान ज्ञात करिए। देखो 4,000 रुपए हमारे पास हैं, जो बन गए 7,480, 7,480।
तो मुझे बताइए कि यहां पे कितना ब्याज लगेगा। यहां लगेगा 3,480 रुपए ब्याज लगेगा, है ना। अब आप सोचिए कि 3,480 रुपए ब्याज किस पे लग रहा है, 4,000 पे लग रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। इससे खेल होने वाला है। 4 से कैंसिल करा, 4 × 8 32 और 4 × 7 28। आपको पता है यहां पे 87%, 87% यहां पे ब्याज दिया जा रहा है ना। 4,000 रुपए 7480 बन गए। 3480 रुपए इंटरेस्ट ऑन 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल यू आर पेइंग 87%। कुल मिलाकर आप 87% ब्याज चुका रहे हो। अब देखो खेल, पहले साल x% इंटरेस्ट था, अगले साल x+3 था, ठीक है, 6 साल चलेगा ऐसा। उसके अगले साल क्या था, x+6 था, ठीक है। देखो 3 बढ़ते जा रहा है, तो अगला क्या आएगा, x+9, फिर अगला क्या आएगा, x+12, फिर अगला क्या आएगा, x+15, है ना, x+15, और टोटल मिला के कितना आएगा, 87। चौथा साल, पांचवा साल, छठवां साल। समझ में आ रही बात, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, एंड कुल मिलाकर कितना ब्याज देना है, 87% देना है। देखो x कितने हैं, x है आपके 6x, और बचे कुचे को जोड़ो, है ना। तो 15 और 12 27, 27 में आपने 9 जोड़ा 36, 42, 42 45, और ये आपका टोटल 45 हो गया, विच इज इक्वल टू 87। नाउ इसमें से माइनस करो, 7 में से 5 गया, 8 में से 4 गया, और ये कैंसिल हुआ, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां से शुरू हुआ दैट इज 7%। तो x का मान क्या है, 7%। बी इज द आंसर। अब कोई दिक्कत परेशानी? हम्म फाउंडेशन मतलब धुआं ही धुआं, चाहे जगह कोई भी हो। हम्म एसएससी जीडी में 20 में से 18 किए, वेरी गुड। हम्म आया मजा? आगे बढ़ेंगे। दो बराबर धन राशियों को 10% और 8% ब्याज दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है, और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 है। प्रत्येक धनराशि क्या थी? समझ में आई क्या बात? चलो हम आपको बताते हैं क्या करना है। देखो 10% और 8% पर आपने पैसा दिया, पहली धनराशि दूसरी से 2 साल पहले ही प्राप्त हो जाती है, और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 है। यानी दोनों में कितने साल का अंतर है? दोनों में 2 साल का अंतर है, ठीक है। थोड़ा यहां पे ना आपको हिट एंड ट्रायल खेलना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूं। देखो एक ए है, एक बी है ना। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। जब आप यहां पे, क्योंकि देखो हमें दोनों का अमाउंट इक्वल करना है ना, हमें क्या करना है, अमाउंट इक्वल करना है, मिश्रधन बराबर करना है।
तो आपको कुछ ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि 2 साल का अंतर हो और जब हम गुणा करें तो हमें समान धनराशि प्राप्त हो, है ना। तो एक बात बताओ, 10 और 8 है, अगर मैं इधर 10 का गुणा कर दूं और इधर 8, सॉरी इधर 8 का गुणा कर दूं और इधर 10 का गुणा कर दूं, तो ये भी 80% आएगा, है ना, और ये भी आपका 80% आएगा। यस और नो, हाँ या ना। 2 साल का अंतर भी आ गया, मुझे ब्याज भी बराबर लाना है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। अगर 10 में 8 का गुणा कर दें, 8 में 10 का गुणा कर दें, दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों पर मिलने वाला ब्याज सेम हो जाएगा। तो प्रिंसिपल होता है 100%, किसी भी एक को ले लो, इंटरेस्ट आ गया 80, सो द प्रिंसिपल इज 180 विच इज इक्वल टू 36900, है ना। 36,900 अगर 180% तो 100% क्या, 100% क्या होगा। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो 18 दूनी 36, 18 पंजे 90 और 00, तो प्रिंसिपल इज 20,500, 20,500 इज द प्रिंसिपल। आया क्लियर। कल और चलेगा अपना चैप्टर, है ना, कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर धुआंधार कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। चलो भैया रेडी यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी। 20,500। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। इसको आप 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ना, थोड़ा दमदार सवाल है, अच्छे से पढ़िए 2 से 3 बार। कोई बोल रहा है सर इतना ज्यादा मत पढ़ाइए, क्यों ना पढ़ाएं। पढ़ लिया। एक व्यक्ति, देखो आप में से अगर कोई ऐसे लोग हैं जो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या ऐसे एग्जाम्स को कभी नहीं देने वाले हो, तो आखिरी आखिरी की 2-3 क्लासेस मत पढ़ा करो, इनमें लेवल हाई रहेगा, इनमें मेंस लेवल तक के क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आपका टारगेट छोटे वनडे एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स लाइक वन रक्षक, जेल प्रहरी, कांस्टेबल, एसआई, पटवारी, एमटीएस, जीडी, है ना, रेलवे, तो आपको इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अगर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, बैंक के तो कोई भी एग्जाम है तो आपको ये पढ़ना है। अगर आप इससे छोटे एग्जाम्स दे रहे हो तो आखिरी के लास्ट के 2-3 जो क्लासेस होती हैं, मतलब 70% कंटेंट आपके काम का है, 30% फिर केवल हाई लेवल एग्जाम्स का है। तो आप अगर इनको ना भी पढ़े तो चलेगा, जो छोटे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। 2 ही चीजें, या तो पढ़ लो, सीखने को मिलेगा, ना झेलते बन रहा हो और उतने बड़े एग्जाम्स को टारगेट ना करना हो तो मत पढ़ो, चॉइस आपकी है। ठीक है, चलो। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में लेता है। 3 वर्ष के बाद ऋण की धनराशि दुगनी और ब्याज दर 2% कम हो जाती है, और 5 साल के बाद अगर पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 है, जो पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, जो 11/1/3 वर्षों के लिए ऋण के रूप में ली गई थी। आरंभिक ऋण की राशि ज्ञात करिए। ठीक है, 3 साल के बाद देखो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, हमें नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लेकिन हमने 3 साल के लिए पैसा दिया। हमें नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, हमें नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लेकिन यहां पे कितने साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिख देते हैं R%, और कितने साल, 3 साल। इसके बाद ऋण की धनराशि दुगनी कर दी, जो P था वो 2P हो गया, रेट 2% कम हो गया, रेट पहले से 2% कम हो गया, है ना। और अब से 5 साल के बाद यह पूरी धनराशि अगर दी जाती तो कुल ब्याज 13,600 होता। अब से 5 साल बाद, है ना, अब से 5 साल बाद, यानी यहां पे 2 साल और आ जाते और टोटल कितना पैसा आ जाता, 13,600 रुपए इंटरेस्ट प्राप्त
होता। इतनी बात समझ में आ रही है? अब से 5 साल बाद, सॉरी अब से 5 साल बाद यानी 5 साल बाद, 3 साल बाद के 5 साल बाद 13,600। समझ में आया? देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, पहले मुझे नहीं पता कि प्रिंसिपल क्या है, मुझे नहीं पता रेट क्या है, लेकिन समय 3 साल है। फिर इन्होंने बोला है कि अगर प्रिंसिपल को दुगना कर दे, रेट को 2% कम कर दे और अगले 5 साल के लिए पैसा दे दिया जाए तो 13,600 रुपए प्राप्त होता है, जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है जो इस पे प्राप्त होता है। मतलब भाई या तो इस पर और इस पर ब्याज निकाल लो, या पहली धनराशि यानी जो प्रिंसिपल था और जो रेट था उस पर 11 तिया 33 और 1 34/3 ईयर्स के लिए, है ना, प्रिंसिपल रेट 34/3 ईयर्स के लिए जो मिल रहा है वो भी 13,600 ही मिलेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। नहीं आ रहा होगा समझ में आपको, मैं फिर से समझा रहा हूं, क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो ही समझ में आएगा, है ना। सुनिएगा बात फिर से ध्यान से। प्रिंसिपल रेट और टाइम अगर इतना है, अगर इन दो शर्तों पर पैसा दिया जाएगा तो इतना ब्याज मिलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इन दो शर्तों पे पैसा दिया जाएगा तो इतना ब्याज मिलेगा, या पहले वाले कंडीशन पे उसी मूलधन पर उसी रेट पर 11/1/3 34/3 साल के लिए दोगे तब भी उतना ही पैसा मिलेगा। यानी इन दो कंडीशंस पे इतना मिलेगा और इस एक अकेले पर इतना मिलेगा, ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे के इक्वल है। अब शायद आप भावनाएं समझ गए होंगे, अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये तो आपका P इंटू आर परसेंट ही रहेगा और बराबर में 34 से कैंसिल होगा। 34 से कितनी बार कैंसिल होगा, 34 के पहाड़े में क्या ये 4 बार आता है, 4 और 4 16 12 और ये, तो ये कैंसिल होगा आपका 400 बार और 400 का 3 गुना यानी 1200। अभी बस इसको ऐसा लिखे रहने दो, आगे पता चलेगा इसका कोई यूज है क्या। ठीक है, चलो आ जाओ। यहां पर अगर हम देखें तो ये आ गया 3PR%, है ना। यहां जाएं तो इसमें अगर हो जाएगा ये बनेगा 10P, 5 का इसमें करा 10P, तो 10 का गुणा 5 और 2 10P, आर में करा 10PR, है ना, और 10 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो 10 का 2 में हो जाएगा 20P इज इक्वल टू 13,600। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब 10 और 3 जोड़कर बनेंगे 13PR% माइनस 20P इज इक्वल टू 13,600। देखो PR% को 12 लिख सकते हैं, 1200, तो 13 गुणा 1200, PR% की जगह क्या लिख दिया, PR% की जगह 1200 लिख दिया, माइनस 20P इज इक्वल टू 13,600, है ना। तो ये उधर गया 20P और ये इधर आया, तो 12 13 क्या हो जाएगा 156 में से 13,600 गया, तो 15 में से 13 गया 2000 बराबर 20P, और P को कैंसिल करोगे तो 1 यूनिट की आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 100, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 100। और अगर मुझे 100% निकालना है तो यहां पे आप 100 का मल्टीप्लाई और कर दोगे, 100 इंटू 100, सो द प्रिंसिपल इज 10,000। 10,000 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यहां पे हम एक चीज जो मिस कर रहे थे वो यहां लिख लेते हैं। एक्चुअली जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी परसेंट आएगा, यहां भी परसेंट आएगा, यहां भी परसेंट आएगा, यहां भी परसेंट आएगा, यहां भी परसेंट, यहां भी परसेंट, इसलिए इस परसेंट का मल्टीप्लाई होके प्रिंसिपल बना आपका 10,000, मूलधन 10,000। आया मजा? सारे क्वेश्चंस का एक बार आज रिवीजन कर लेना, मस्त रहोगे, सब बनेगा तुमसे।
हम्म। करुणा जी हम चेक करवाते हैं। आया समझ में? बाकी कैलकुलेशन था, सिर्फ ये दो शुरुआत की चीजों को लिखने का खेल था, बाकी सब मोहमाया थी, कुछ नहीं था। सवाल नंबर 117 को देखा जाए, पढ़िए सवाल को सब लोग बहुत प्यार से, बहुत ईमानदारी से। हाँ भैया। $44,500 के एक भाग को 15% अर्धवार्षिक ब्याज से दिया, शेष को एक साल बाद 18% पर दिया। पहले भाग को उधार देने के लिए 4 वर्ष के बाद दोनों भागों पर प्राप्त ब्याज 10:3 है। 18% की दर पर दिया गया भाग कितना था? ठीक है। हम्म। बता दें? आ जाओ। देखो 44,500 है, इसको आप दो नाम दीजिए, एक को ए नाम दे दीजिए, एक को आप बी नाम दे दो, बात खत्म है। एक को आपने 15% प्रति अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, 15% अर्धवार्षिक, एक साल का 15, सॉरी आधे साल का 15% अर्धवार्षिक, तो 100% कितना आ जाएगा? 30%, है ना। और इधर एक साल बाद कितना आ जाएगा? तो इधर एक साल बाद आ जाएगा 18%, है ना। और यहां पे पहले भाग को उधार देने के समय के 4 वर्ष बाद दोनों भागों पर प्राप्त ब्याज, एक भाग को एक साल बाद दिया गया और टोटल 4 साल बाद, मतलब इसको दिया 4 साल बाद और इसको दिया एक साल बाद, यानी 3 साल बाद। एंड द रेशो इज 10:3। अब पढ़ लो आप अच्छे से, जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं। हम्म। बताओ, ओके है? बस इसको हल करना है एंड यू विल गेट योर आंसर, है ना। समझना भाई, यहां पे 15% अर्धवार्षिक है तो पूरे साल का ब्याज 30, यहां 18। और जब पैसा दिया उसके 4 साल बाद का रेशो, तो पहले वाले को 4 साल बाद, दूसरे वाले को एक साल बाद दिया था ना, आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर मतलब इसको 4 साल के लिए, इसको 3 साल के लिए। चलो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 3 से आपका 3 गया, 0 से आपका 0 गया, 3 से आपका 6 गया, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। सो द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इज व्हाट? 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, ये ए और बी का रेशियो आ गया। सो 44,500 अगर 3 + 2 5 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और 18% पर जो दिया है, यानी बी का पूछा है, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 44 का दुगना हो गया 88, 89, और 89 का डबल 8 दूनी 16, 17, 17,900 आपका आंसर आना चाहिए। 17,900, 17,900 इज द आंसर। 9 दूनी 18, सॉरी 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, 18, 17,800, 17,800 आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, आपको बस यही कंफ्यूज करेगा कि टोटल पैसा 4 साल के लिए उधार दिया गया था, यानी पहली वाली स्कीम 4 साल और दूसरी स्कीम को 1 साल बाद दिया था, इसलिए वहां आएगा 3 साल। बस इतनी सी बात थी। आधे साल का 15%, ये पढ़ो ना, 15% अर्धवार्षिक, 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ। आधे साल का 15 तो पूरे साल का कितना? 30 ही तो होगा। ठीक है भाई, बस क्वेश्चन का समझने का खेल था।
तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। कल एक दिन हम और लेंगे, कल कुछ और अच्छे चुनिंदा इसी प्रकार के हल्के फुल्के आसान आसान प्रश्न कल और करेंगे, चैप्टर को विदाई देंगे। और परसों से यानी परसों इसके बाद आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आज सिंपल इंटरेस्ट, कल आखिरी, कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बाद पढ़ेंगे एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए तो लेते हैं अब आपसे विदा। कल मिलते हैं वापस अपने समय पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।